तो ये ग्राफ पर पहुंच गए बच्चों अपने। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले समीकरण का पहला बिंदु था वो था 6,4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये x अक्ष होता है यहाँ पर, तो इसमें 6 ये है और y का 4 यहाँ पर है। तो ये 4 और ये 6 कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बिंदु बना देता हूँ ये इस प्रकार से। और फिर दूसरा बिंदु हमारे पास है 5,5। देखो बच्चों x का 5 यहाँ होता है, y का 5 यहाँ होता है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पर। तो ये बिंदु मैं बना देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। फिर तीसरा बिंदु हमारे पास है 4,6। तो ये x का 4 और y का 6 दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये बिंदु आपका आ गया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं के ऊपर छोटे छोटे राउंड बना दें आप, इस प्रकार से घेरे बना दें इस प्रकार से, और इनके पास इनके नाम और इनके निर्देशांक लिख दें इस प्रकार से बना करके। तो आपको पता है कि ये पहला बिंदु हमारे पास था A, जिसके निर्देशांक थे 6,4, और दूसरा बिंदु हमारे पास था B, जिसके निर्देशांक थे 5,5। ठीक है। तीसरा बिंदु हमारे पास था C, जिसके निर्देशांक थे 4,6। ठीक है। तो इस प्रकार लिखने के बाद अब आप क्या करें, इनकी रेखा खींच दें। तो आप क्या करें, यहाँ से शुरू करें और बिल्कुल एकदम ऐसे आप जो तीनों में से होती बिल्कुल सीधी रेखा इस प्रकार से खींच दें, और इतनी थोड़ी आगे ले जा करके इसको क्या करें, आप ऐसे तीर लगा करके निशान और छोड़ दें, क्योंकि ये सरल रेखा होती है बच्चों। और इधर भी इसको क्या करो, आप कुछ आगे इस प्रकार से बढ़ा करके और छोड़ दो, और इसको भी क्या करो, आप यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा करके और छोड़ दो। तो इस प्रकार से ये पहली सरल रेखा हमारी बन गई। अब हम बनाते हैं दूसरी सरल रेखा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूसरी सरल रेखा जो थी उसके जो बिंदु थे वो थे 1,5। पहला बिंदु 1,5 था। तो 1 यहाँ पर x का और y का 5 दोनों यहाँ मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये बिंदु बन गया आपका यहाँ पर। ठीक है बच्चों। और दूसरा बिंदु जो है वो 2,6। तो x का 2 और y का 6 यहाँ मिलेंगे। तो ये बिंदु मैं यहाँ बना देता हूँ। तीसरा बिंदु आपका था 3,7। तो ये 3 यहाँ पर x का और y का कितना है 7। तो ये बनेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ मैं बना देता हूँ। और इस प्रकार करने के बाद अब क्या करें, इनके ऊपर राउंड बना दें और इनके निर्देशांक लिख दें इस प्रकार से। तो क्या करें, आप इस प्रकार से यहाँ पर ये राउंड बना दें इस प्रकार से इनके ऊपर, ताकि ये बिंदु आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और इनके पास लिख दें इनके निर्देशांक। तो ये था P, जिसके निर्देशांक है 1,5। ठीक है। फिर ये Q है, जिसके निर्देशांक थे आपके पास 2,6। और ये है आपके पास R, जिसके निर्देशांक है 3,7। अब बात रही बच्चों इसके हल की। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सरल रेखा खींच लेते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से शुरू करेंगे और एकदम सीधी रेखा इस प्रकार से आप खींच दें। तो ये इस प्रकार थोड़ी दूर ले जा करके आगे इसको छोड़ दें और तीर का निशान लगा दें। इस तरफ भी थोड़ा इसको बढ़ा करके आप छोड़ दें और तीर का लगा दें निशान। अब क्या होता है बच्चों, हल क्या होता है इसका, जहाँ पर ये दोनों सरल रेखाएं मिल जाती है उस बिंदु के निर्देशांक आप ले लें, उसमें x का मान होगा और y का मान होगा, वही उसका हल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु लिखो। पहले आप क्या लिखो, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु। तो आप लिख दें पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब हो गया कि दोनों जहां पर काटती है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास आ गया। तो दोनों रेखाएं आपको पता है कहाँ काट रही है, 3,7 पर काट रही है। यानी इससे x का मान आपको कितना मिल गया, 3, और y का मान मिल गया 7। तो बच्चों आपने जो है वो x माना था हमने लड़कों की संख्या को। तो आप लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या,
अतः लड़कों की संख्या आपके पास कितनी बन गई? लड़कों की संख्या आपके पास x है ना, तो वो हो गई आपके पास 3। और लड़कियों की जो संख्या है बच्चों, वो क्या बन गई आपके पास? तो वो जो y का मान आ रहा है ना, तो लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर ये ग्राफ पे थोड़ा लिखना जो है वो इससे कंप्यूटर से मुश्किल हो रहा है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो इस प्रकार से ये जो है आपका सवाल बिल्कुल हो चुका है। हमने हल निकाल लिया है कि लड़कों की संख्या आ गई आपके पास 3 और लड़कियों की आ गई 7। अब आप क्या करेंगे, इसका एक पैमाना जो है वो यहाँ पर इस कोने पर लिख दिया करो। तो पैमाना ऐसे लिख करके, और पैमाना जो हमने x अक्ष और y अक्ष पर क्या लिया है, एक बड़ा खाना जो है हमने क्या माना है, एक बड़ा खाना। तो एक बड़ा डिब्बा जो हमने 1 इकाई माना है उसको, तो आप लिख दें एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे 1 2 3 4 इसी प्रकार लिया है ना, तो एक बड़ा खाना आपके पास क्या हो गया, 1 इकाई के बराबर हो गया। तो ये अब ये संपूर्ण सवाल हो गया बिल्कुल सही एकदम। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के द्वारा हल निकाल सकते हैं। तो हल का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती है वो उनका अद्वितीय हल होता है, और उसमें x का मान होता है, वो जो आपने चीज़ x मानी है वो हो गया, और y का जो होता है वो y चीज़ मानी है आपने वो हो गया। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण सवाल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ जो बच्चों इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये। तो कल जो एक प्रश्न बल्ले और बॉल वाला आया था, बिल्कुल इसी प्रकार से आप क्या करें, एक पेंसिल का मूल्य x मान लें, तो 5 पेंसिलों का जो है 5x + 7y बराबर आ गया 50। इसी प्रकार से 7x + 5y बराबर आ गया 46। इस प्रकार से आपके पास 2 समीकरणें बन जाएगी। 2 समीकरणें बनने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बिंदु निकालेंगे 3 3, और फिर उनका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ये सवाल करके और आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसमें आपसे बिल्कुल हो जाएगा। कोई मुश्किल आती है तो आपसे जैसा भी होता है मुझे आप सेंड किया करो, उसमें कोई भी गलती होती है, किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होगी तो मैं अपने आप आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अपने इसके मुख्य दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न को समझने से पहले हमें इस सारणी को गौर से समझना होगा। तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि ये जो यहाँ पर समीकरण आपको चूंकि हमेशा 2 दी जाती है, तो पहली समीकरण को आप क्या माने, a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो x का गुणांक होता है पहली समीकरण में वो होता है a1, और जो y का गुणांक होता है वो होता है b1, और अचर पद होता है c1। फिर x के गुणा में जो दूसरी समीकरण में है वो होता है a2, y के गुणा में b2, और जो अचर पद होता है वो c2। इस प्रकार से आपको जैसे यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखी है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें इन्होंने देखो a1/a2, यानी इसके गुणा में जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो बच्चों हमेशा गुणा में क्या होता है, 1 होता है, और इसके गुणा में a2 आपको कितना दिखाई दिया, 3। तो ये 1/3, फिर -2/4, और यहाँ पर चूंकि c1 नहीं है इसमें तो 0 आपके पास आ गया -20। अब आप इनको देखते हैं कि बच्चों ये तो आ रहा है 1/3 और ये आ रहा है -2/4, तो ये बराबर नहीं है। तो ये अनुपात आपको हमेशा निकालना है। फिर आपको ये याद रखना है कि जब ये पहले दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्राफ ये निरूपण करेंगे तो दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी दोनों रेखाएं काटेगी, और जब काटेगी तो एक ही बिंदु पर काटेगी, तो उनका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह लर्न करना है, याद रखना है कि ये आने पर ये होते हैं। और साथ में आपको ये एक बात और भी याद रखनी है कि जब ये काटती है तो ये क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, ये भी याद रखें। संगत का मतलब है कि वो दोनों रेखाएं मिलती है।
फिर आपने देखा कि ये जो दो समीकरण यहाँ पर दे रखे, इनसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/4 है, वो भी कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया, और ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया, और ये 9 दूनी 18 यानी ये भी 1/2 आ गया। तो इस प्रकार ये तीनों बराबर हो गए। तो ये देखो, जब ये तीनों बराबर होती है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती। समपाती का मतलब होता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, तो ये होती है समपाती। और जब समपाती है तो उनके बहुत हल होंगे, दोनों के हल जो है वो समान ही होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये भी बच्चों क्या होगी, संगत। इसको भी याद रखना है कि जब वो समपाती होती है तब भी, क्योंकि मिलती है दोनों, तो ये भी हो गई संगत। और फिर यहाँ पर देखो, तीसरे में आपने जो है वो A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाला, तो ये तो 1/2 आ रहा है। यहाँ से ये भी कितना हो गया 1/2, 2 दूनी 4, और ये यहाँ पर आ गया 1/3। तो आपने देखा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। आप गौर से देखो इनको। तो ये कंडीशन आने पर क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है, यानी जब आप ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से दोनों रेखाएं क्या आएगी, समांतर आएगी। तो समांतर आएगी तो वो नहीं मिलेगी, तो उनका कोई हल नहीं होगा, और ये कंडीशन कहलाती है असंगत। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है वो टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, बार बार हमें काम आएगी। तो हम जब भी हमसे ये इस प्रकार के हल पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात निकालेंगे और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ बच्चों ये कह रहा है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, यानी प्रच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर समपाती होगी। तो अभी हमने तीनों शर्तें पढ़ी है ना, वो हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, ये जो मैंने पहले समीकरण की जो दोनों, पहले सवाल की दोनों समीकरण यहाँ पर लिख ली, और इनके नीचे ही आप क्या करें, पहली समीकरण के नीचे A1x + B1y + C1 लिख लें, और दूसरी के नीचे लिख लें A2x + B2y + C2 = 0। और फिर आप क्या करें, इनके अनुपात निकाल लें। तो पहले हम ज्ञात करेंगे A1/A2। ठीक है, तो A1/A2, तो A1/A2 यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर लिख लो आप B1/B2, और यहाँ पर लिख लो C1/C2। और अब आप क्या करें, A1/A2 निकालेंगे। तो बच्चों देखो, A1 ये जो x के गुणा में है, ये A1 हो गया और ये हो गया B1/A2। तो 5 कितना आ गया, ये 7 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे 5/7। फिर B1/B2 लेंगे तो आप -4/6। तो यहाँ पर ये आ गया -4/6। ठीक है, और फिर C1/C2 लेंगे तो देखो 8/-9। तो 8 ये आ गया आपके पास -9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये तो आ रहा है 5/7 और ये आ रहा है -4/6। तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, और ये भी बराबर नहीं है। लेकिन जब ये बराबर नहीं होती इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मतलब ये हो गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जब बराबर नहीं आता है तो आपको पता है कि ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये शर्त किसकी होती है, प्रतिच्छेद करने की होती है। तो अतः रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। बस ये परिणाम आगे आपको इस प्रकार से निकालना है। इसी प्रकार से आप क्या करें, दूसरे प्रश्न में भी यही करेंगे। तो ये दूसरे सवाल की मैंने समीकरण लिख लिए हैं। तो आप यहाँ पर यदि आप ऐसे करें तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, A1/A2 निकालता हूँ, A1/A2 निकालता हूँ। तो आप इसको लिखेंगे A1/A2। तो A1/A2 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। आप इसके बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे ये कितना हो गया 9/18। इसके साथ x नहीं लेना है आपको, तो 9/18 यानी केवल गुणांक लेने। तो ये देखो बच्चों, आपके पास आ गया 1/2।
2। ऐसे ही फिर आप क्या करें, b1 बटे b2 निकालना है। अगर आपको ये तरीका ठीक लगता है तो ऐसे करें आप। तो b1 बटे b2 करेंगे तो देखो 3 बटे 6 आ गया, तो 3 बटे 6। तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया। फिर आप c1 बटे c2 निकाल लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c1 बटे c2 आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 12 बटे 24। तो 12 बटे 24 आ गया। तो यहाँ पर ये भी आपके पास कितना आ गया, 1 बटे 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 और ये भी 1 बटे 2। तो देखो इस प्रकार से परिणाम हमारे पास क्या आ गया कि ये तीनों बराबर है, यानी a1 बटे a2 बराबर है आपके पास b1 बटे b2 और बराबर है आपके पास c1 बटे c2। ठीक है, तो तीनों बराबर होने की शर्त क्या होती है बच्चों, ये क्या हो गई, समपाती रेखाएं होगी। तो अभी आपने सारणी में पढ़ा था ना, वहां से आप याद रख लें। तो ये हो गई समपाती रेखाएं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, जब तीनों बराबर होती है तो क्या होती है, समपाती रेखाएं होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ बच्चों आप तीसरे प्रश्न में देख सकते हैं कि हम पहले निकालते हैं a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास हो गया 6 बटे 2। अब आप a1 a2 लेना सीख गए होंगे। तो ये आपके पास हो गया 3 बटे 1, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर कुछ भी गुणा में नहीं है, तो -1 है। तो ये -1 हो गया। तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 3 बटे 1 आ गया। फिर आप c1 बटे c2 निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया 10 बटे 9, 10 बटे 9। तो आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या परिणाम प्राप्त हुआ, a1 बटे a2 तो बराबर आ रहा है किसके, b1 बटे b2 के, क्योंकि ये दोनों जो है वो 3 बटे 1 है। लेकिन c1 बटे c2 बराबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये शर्त किसकी होती है, ये होती है समांतर रेखाओं की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हमें समीकरणों के युग्म दे रखे हों तो हम उनको किस प्रकार से उनका पता लगाएंगे कि वो रेखाएं समांतर है या समपाती है या प्रच्छेद करती है। तो यहाँ से बच्चों ये वीडियो में बीच में कुछ अक्षर मिट गए थे, लेकिन आपने जब पहले तक देखे हैं तो वो सही है उसमें। लेकिन ये तीसरा पार्ट करने से पहले कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने से मिट गए, तो आपने पहले नोट कर ही लिया इसको। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ जो तीसरा, ये चौथा प्रश्न बच्चों आपके पास जो है, तो यहाँ जो ये तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि इनको हमें a1 बटे a2 ये तुलना करके और संगत या असंगत बताना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि संगत कब होता है, संगत होता है बच्चों जब एक तो ये जब दोनों बराबर नहीं हो, और एक संगत कब होता है, जब तीनों बराबर हो। ये जो है वो एक स्थिति ऐसी होती है जब पहले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो, तो असंगत होता है। तो यहाँ पर ये संगत वाली दो स्थितियां, तो हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जब ये दोनों स्थितियां यदि आती है तो वो असंगत होंगे, संगत होंगे, अन्यथा असंगत होंगे। तो इसमें हम जब ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है कि a1 बटे a2 आपके पास आ रहा है 3 बटे 2। ठीक है, और b1 बटे b2 यदि आप निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बटे कितना आ रहा है, -3। तो बच्चों जब आपके पास पहले यदि ये दोनों बराबर नहीं हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिख दें चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये संगत है। ठीक है, जब पहले दोनों बराबर नहीं हो तो क्या होता है, संगत है। बस सीधी सी बात है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर दूसरी समीकरण जो आपको कही है वो आप यहाँ पर देख लें कि दूसरी समीकरण आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 8, और दूसरी इसकी जो समीकरण है दूसरे सवाल की वो है 4x माइनस 6y बराबर 9।
तो आप यहाँ से जब ये a1 बटे a2 निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 आपके पास आ गया, वो आ गया आपके पास 2/4। ठीक है, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और फिर आप निकालेंगे b1 बटे b2, तो ये आपके पास आ रहा है -3 बटे -6। तो ये आपके पास आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। लेकिन C1 बटे C2 आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 8/9। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये स्थिति प्राप्त होगी आपको a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन नहीं बराबर है ये C1 बटे C2 के। तो बच्चों ये तीसरी कंडीशन आ गई। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये असंगत होता है। ठीक है, क्योंकि या तो पहले दोनों बराबर नहीं हो, ठीक है, तब संगत होता है, या फिर तीनों बराबर हो तो संगत होता है। लेकिन यहाँ पर पहले 2 बराबर है, तीसरे बराबर नहीं है, तो ये असंगत हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये जो तीसरा पार्ट है इसका, तो तीसरे पार्ट में हम फटाफट देखते हैं क्या है ये, कि आपके पास जो समीकरण दे रखी है, मैं सीधा a1 बटे a2 निकालता हूँ। तो a1 बटे a2, तो आप देखेंगे कि ये a1 यहाँ पर बच्चों कितना है, 3/2 है। तो ये हुआ 3/2, और a2 देखो कितना है यहाँ पर, 9 है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो। इस प्रकार से अब इनको गुणा में ले जाओ, तो 3/2 गुणा में क्या जाएगा, 9/1 का 1/9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये आ गया आपके पास 1/6, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा ना, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 1/6 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या निकाल लो, b1 बटे b2 निकाल लो। तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 कितना आपके पास 5/3, और b2 कितना है बच्चों, b2 आपके पास है -10, और इसके अपॉन में 1 मान करके इसको गुणा में ले जाओ। तो 5/3 के गुणा में कौन जाएगा, 1/-10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी कट गया, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आपके पास आ गया -1/6, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये पहले दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आ रहा है ये +1/6 और ये आ गया -1/6। तो जब पहले दोनों बराबर नहीं हो तो तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया आपके पास a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो बराबर नहीं है। तो ये जब पहले दोनों बराबर नहीं होता है तो निकाय क्या होता है, संगत होता है, यानी रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इन 2 प्रश्नों के हल जो है वो आप करके और आप मुझे सेंड करेंगे। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो ये चौथा प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले संगत असंगत की जांच करनी है आपको उसी प्रकार से, ठीक है। फिर संगत असंगत की जांच करने के बाद यदि संगत आता है निकाय, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला संगत आएगा, तो चूंकि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर आ रहा है, तो जो संगत आएंगे उनके ग्राफ आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो जो संगत है उनके ग्राफ बनाएं, ठीक है। जो संगत हो उनके क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाओ, ठीक है। जो संगत हो उनके क्या बनाना, ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना करके आप मेरे को सेंड करो ताकि आपको ये अभ्यास हो जाए। और इसके आगे के जो 5-6 प्रश्न हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो एक बार आप इसकी शर्त जो है ये आप अच्छी तरह इनको लर्न कर लीजिए कि संगत होने की स्थिति क्या होती है। संगत में एक तो ये होता है, एक ये होता है, और असंगत में ये शर्त होती है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न आप ट्राई करें। तो आज के लिए मैं जो है वो 4 प्रश्न आपके लिए ये हैं, और 2 प्रश्न इसके अंदर ये जो बचे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनको 5 प्रश्नों को आप करें हल इनको, और एक मैंने जो आपको पहले सवाल में जो ये सवाल छोड़ा था आपका दूसरा पार्ट, तो इसको हल करें और घर पर रह कर के पढ़ें, ठीक है। और बच्चों आप जो वीडियो देख रहे हो तो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो जब आप वीडियो पर जाते हो इतनी देर तक उसको देखते हो
तो लाइक ज़रूर बटन दबाया करें, बटन लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप जब लाइक बहुत कम करें, व्यू तो मुझे अच्छे मिल रहे हैं, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड भी कर रहे हैं, सवाल करके भेज रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। लेकिन आप, मैं बार बार व्हाट्सएप पर लिखता भी हूँ, उनको बोलता भी हूँ, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहूँगा कि बच्चों आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को, या अपने दोस्त, अपनी रिश्तेदारी में आपके जो भाई बहन हैं, जहाँ भी आप अपने जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि मेरे चैनल को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिले और मुझे और काम करने का जो उत्साह मिले, ठीक है, और पढ़ाई में बच्चों को फ़ायदा हो। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लाइक बटन ज़रूर दबाया करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, छुट्टियों में पढ़ाई करो, ताकि आपको आगे जो है वो जब स्कूल खुले तो आपको इस मेहनत का नतीजा मिले, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपका भविष्य अच्छा हो। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।